बहुत सारी ये नेचुरल ड्रग्स दी हुई हैं। उसके बाद चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट से। परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट, सबसे पहले ये होते क्या हैं ये जानना जरूरी है। These are the substances made from natural or synthetic material and are used for creating a pleasant odor। देखिए, जो आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स और परफ्यूम्स होते हैं नेचुरली भी मिलते हैं, राइट। देखिए परफ्यूम्स किसके अंदर से, हिरन देखा है आपने, राइट। हिरन के अंदर क्या मिलता है, एक मीन्स बहुत ज्यादा प्लीजेंट फ्लेवर की एक बहुत ऑर्डर मिलता है उसके अंदर। तो उसे ऐसा लगता रहता है कि चारों तरफ से कि उसे ये जो सुगंध है वो कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो उसी के अंदर से आ रही है। तो नेचुरली अकरिंग परफ्यूम एजेंट किसके अंदर मिलता है, हिरन के अंदर पाए जाते हैं। और सिंथेटिक मटेरियल, ये सिंथेटिक मटेरियल भी है, मीन्स लेबोरेटरी स्किल्स पे किसी भी मतलब मैन मेड भी ये बनाए जाते हैं, राइट। अब आर यूज फॉर क्रिएटिंग अ प्लीजेंट ओडर। प्लीजेंट ओडर का मतलब होता है एक सुहाना, बोल सकते हैं सुहानी खुशबू, या फिर बोल सकते हैं एक बहुत अच्छी सी जो सबको पसंद आए इस टाइप का ओडर प्रेजेंस करते हैं, राइट। परफ्यूम्स आर यूज टू इम्प्रूव पर्सनल अपीयरेंस इन द सोसाइटी। दूसरी चीज, परफ्यूम आप क्यों लगाते हैं, आप खुद से लेके चलिए परफ्यूम क्यों लगाते हैं, जिससे कि सोसाइटी में जो आपका अपीयरेंस है, जो आपका प्रभाव है वो अच्छा हो, राइट। नेक्स्ट वन इज दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। जो परफ्यूम्स हैं वो कहाँ यूज होते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं, टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ओडोनिल टॉयलेट में यूज होता है। क्या होता है उसके अंदर, वो अच्छा ऑर्डर देता है, मींस अच्छी सुगंध उसके अंदर है, प्लीजेंट ऑर्डर देता है, इसीलिए वो टॉयलेट प्रिपरेशन में यूज होता है। नेक्स्ट वन इज परफ्यूम्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट आर द वोलेटाइल ऑयल। परफ्यूम जो है वो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे जैसे कि वोलेटाइल ऑयल है, ऐसे प्लांट जो वोलेटाइल ऑयल कंटेन करे, एंड ऑल्सो एज असेंशियल ऑयल, और असेंशियल ऑयल जो कंटेन करे। उसके बाद परफ्यूम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। परफ्यूम्स जो है वो एनिमल सोर्स से जो कंटेन किए जाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मीन्स लंबे समय तक चलने वाले होते हैं ना। जो गुड क्वालिटी के परफ्यूम्स आप मार्केट से लेते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। आपने एक बार लगा लिया तो वो लंबे समय तक उसकी सुगंध नहीं जाती है। तो वही चीज है, जो एनिमल सोर्स से जो परफ्यूम्स मिलते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हैंस आर कोल्ड एज फिक्सेटिव्स, जिन्हें आप फिक्सेटिव्स भी बोल सकते हैं। एक बार लगाने के बाद वो फिक्स हो जाते हैं, जल्दी से रिमूव नहीं होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फ्लावर्स, जैसे कौन से फ्लावर से परफ्यूम कंटेन हो जाए जो प्लीजेंट ऑर्डर देता है, रोज। जैस्मीन की क्या, स्टीम से, स्टैम से, जैस्मीन जो होता है उसके स्टैम से मिलता है प्लीजेंट ऑर्डर। सैंडल के लीफ से मिलता है। सिट्रोनेला की एरियल से मिलता है। और पार्ट्स किसके, गैरेनियम के अलग अलग पार्ट से मिलता है, राइट, प्लीजेंट। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द एजेंट यूज टू गिव अ प्लीजेंट फ्लेवर टू द फॉर्मुलेशन। अब मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो सिरप आती है, तो आपने मोस्टली ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो मीठी क्यों रहती है, राइट। जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी जो सिरप वगैरह आती है वो मीठी क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि जो उसका बिटर टेस्ट है वो ढक जाए, वो वहां से हाइड हो जाए, और एक अच्छा सा प्लीजेंट फ्लेवर उस फॉर्मुलेशन को मिल जाए। तो जो चिल्ड्रन है वो इजीली उसे इनटेक कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे बहुत सारी बोल सकते हैं आपकी बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा बिटर होती हैं, तो उसे ऊपर से कोट कर देते हैं, राइट। फ्लेवरिंग एजेंट से कोट कर देते हैं जिससे कि वो थोड़ा स्वीटनिंग हो जाए। जब तक वो आप टेस्ट बड तक रहेगा, मतलब जब तक आप उसे टेस्ट कर पाएंगे, आपके मुंह के अंदर रहेगा, तब तक आपको उसका फ्लेवर ही पता नहीं चलेगा। तो ये फायदा होता है फ्लेवरिंग एजेंट्स का, राइट। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, फ्लेवरिंग एजेंट इंप्रूव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन। जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को इंप्रूव कर देते हैं प्रिपरेशन के, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मतलब रोग निवारक इफेक्ट। कैसे, अब पेशेंट इजीली जब कोई ड्रग लेगा तो इजी, ये तो सिंपल सी बात है,
कि उसे जल्दी से जल्दी वो क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा किसी भी डिसीज से। सेकंड वन है दे आर यूज टू कवर अनप्लीजेंट ओडर एंड टेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन। अब देखिए जो फिर से वही पॉइंट रिपीट हुआ है, क्या करते हैं, अनप्लीजेंट ओडर जो होता है, जो आपको पसंद नहीं है इस टाइप के टेस्ट को, ये क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज फ्लेवरिंग एजेंट शुड बी सिलेक्टेड केयरफुली। अब जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं वो केयरफुली सेलेक्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कोई फ्लेवरिंग एजेंट ले लिया कि उसने जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे ही वहां पे हाइड कर दिया, तो फिर क्या फायदा उस फ्लेवरिंग एजेंट का। फोर्थ पॉइंट इज इट शुड नॉट इंटरेक्ट विद सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्रिपरेशन। वही चीज इस तरीके के फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं, इस तरीके के फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जो अदर सब्सटेंसेस है प्रिपरेशन के अंदर उन्हें वो इंटरेक्ट ना करें, उनके साथ वो रिएक्शन ना करें। फिफ्थ पॉइंट इज दे शुड बी कैपेबल ऑफ कवरिंग अनप्लीजेंट ओडर एंड टेस्ट। जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो इजीली जो अनप्लीजेंट ओडर होता है किसी भी ड्रग का, कोई भी अनप्लीजेंट टेस्ट है तो उसे वो इजीली कवर कर ले। एग्जाम्पल्स टू कवर एसिडिक टेस्ट, जैसे कि बहुत सारे ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट आते हैं जो एसिडिक टेस्ट को कवर कर ले, जैसे कि ऑरेंज एंड लिक्योरिस। सेकेंड वन इज टू कवर बिटर टेस्ट, जो बिटर टेस्ट को कवर कर सके, जैसे कि फाइनल और पिपरमेंट। उसके बाद टू कवर साल्टी टेस्ट, अगर किसी ड्रग का साल्टी टेस्ट है तो उसे कौन कवर करेगा, लेमन एंड ऑरेंज, राइट। सिक्स्थ पॉइंट इज द फ्लेवर्स यूज्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर लेमन। जो नेचुरल सोर्स से एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होती हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि लेमन, मिंट, ऑरेंज, क्लोव, लेवेंडर, रोज एटसेट्रा। ये सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होते हैं, राइट। उसके बाद केमिकल टेस्ट। अब बहुत सारे केमिकल टेस्ट होते हैं, तो उसमें से दो इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट लिए हूं, जो अगर केमिकल टेस्ट आपको डिफाइन करने आ जाए तो आप ये वाले केमिकल टेस्ट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज किलर कल्याणी टेस्ट। किलर कल्याणी टेस्ट फॉर डिजिटॉक्स फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब हम ये किलर कल्याणी टेस्ट जो कर रहे हैं वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए कर रहे हैं, राइट। डिजिटॉक्स को यूज कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 1 ग्राम ऑफ पाउडर डिजिटलिस। सबसे पहले पाउडर डिजिटलिस लेना है, उसमें 10 ml ऑफ 70% एल्कोहल, 10 ml 70% एल्कोहल यूज करना है। कितना, 1 ग्राम पाउडर डिजिटलिस लिया, उसमें 10 ml 70% एल्कोहल ऐड किया, बॉइल फॉर 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट के लिए उसे अच्छे से बॉईल किया। फिर उसके बाद बॉईल करने के बाद उसे फिल्टर कर लिया। फिल्ट्रेट मिला, फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट को लिया, उसके बाद 5 ml वाटर उसमें ऐड किया। फिर उसके बाद 0.5 ml लेड एसीटेट सॉल्यूशन, लास्ट में क्या ऐड करना है, 0.5 ml लेड एसीटेट सॉल्यूशन ऐड करना है। देन उसके बाद उसे अच्छे से शेक करना है, अच्छे से मिलाना है, और उसे फिर से फिल्टर कर लेना है। उसके बाद फिल्ट्रेट को दोबारा लेना है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म। जितना आपका फिल्ट्रेट मिला है फिल्टर करने के बाद, उसमें उतना ही इक्वल वॉल्यूम का क्लोरोफॉर्म ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जो अप्रोक्स रेसिड्यू मिला, मतलब रेसिड्यू का मतलब होता है जो नीचे बचा हुआ सब्सटेंस आपको मिला, उसमें एसिटिक एसिड ऐड करना है, प्लस 2 ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोराइड। उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप फेरिक क्लोराइड की ऐड करनी है। ट्रांसफर द मिक्सचर इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 2 ml ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, उस मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में लेना है, कम से कम 2 ml, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 प्रेजेंट हो। देन ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, वो आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, रेडिश ब्राउन लेयर बिकम ब्लूइश ग्रीन इन कलर। जो रेडिश ब्राउन लेयर थी वो कैसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, ब्लूइश ग्रीन कलर की होनी आपको दिखने लगेगी। और कंक्लूजन क्या निकलता है, डिजिटॉक्सिस इज प्रेजेंट कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अगर ऐसा देखने को मिलता है कि ब्लूइश ग्रीन कलर आपको देखने को मिल रहा है, तो मतलब उसके अंदर डिजिटॉक्स प्रेजेंट है, मतलब वो कार्डियक ग्लाइकोसाइडल कैटेगरी की ड्रग है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं बोन ट्रैगर टेस्ट फॉर सिन्ना। अब हम
एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए टेस्ट करेंगे, किसका? सिन्ना का। सबसे पहले पाउडर्ड लीव्स ऑफ सिन्ना, सबसे पहले हमें पाउडर्ड फॉर्म में सिन्ना की लीव्स को लेना है, उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करना है, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, ऐड करने के बाद दोनों को बॉईल करना है, देन फिर उसके बाद फिल्टर इमीडिएटली, बॉईल करने के साथ ही उसे एकदम से फिल्टर कर लेना है, फिर फिल्ट्रेट को कूल करना है, ठंडा करना है अच्छे से, फिर उसके बाद जो फिल्ट्रेट आपको मिला उस फिल्ट्रेट के साथ क्लोरोफॉर्म ऐड करनी है, शेक वेल एंड सेपरेट ऑर्गेनिक सोलवेंट लेयर, उसके बाद उसे अच्छे से शेक करना है, और जो ऑर्गेनिक सोलवेंट की लेयर ऊपर आई है, मींस ऑर्गेनिक सोलवेंट की लेयर जो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट की लेयर जो आई है, उसे अच्छे से सेपरेट कर लेना है, अलग कर लेना है, एड डाइल्यूटेड अमोनिया टू लेयर ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट, जो ऑर्गेनिक सोलवेंट की लेयर आपने अलग की थी, सेपरेट की थी, उसके अंदर डाइल्यूटेड अमोनिया ऐड करना है, डाइल्यूटेड अमोनिया को ऐड करना है ऑर्गेनिक सोलवेंट की जो लेयर आपने अलग की थी, सेपरेट की थी उसमें। उसके बाद जो ऑब्जर्व होगा, अमोनिकल लेयर बिकम पिंक एंड फाइनली रेड, जो अमोनिकल लेयर थी जो आपने सेपरेट की थी वो कैसी लगेगी? पहले पिंक हो जाएगी, उसके बाद वो फाइनली रेड फॉर्म में आ जाएगी, और कंक्लूजन इससे क्या निकलता है? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड आर प्रेजेंट, मतलब जो वो ड्रग है वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइडल कैटेगरी की ड्रग है। उसके बाद टर्पेंटोइड्स। अब व्हाट आर टर्पेंटोइड्स? टर्पेंटोइड्स क्या होते हैं? Terpentoids are the hydrocarbons and their oriented derivatives which are found in all volatile oil of plant and animal origin. देखिए क्या टर्पेंटोइड्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो मोस्टली वोलेटाइल ऑयल, मोस्टली जो टर्पेंटोइड्स हैं वो कहाँ से ऑब्जर्व किए जाते हैं? वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर, या अगर वो प्लांट सोर्स के अंदर है तब भी, और अगर एनिमल सोर्स के अंदर है तब भी, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेंटोइड्स, अब क्लासिफाई किस तरीके से किया गया टर्पेंटोइड्स को? टर्पेंटोइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रेनी यूनिट। अब आइसोप्रेनी यूनिट के आधार पे किसे क्लासिफाई किया गया है? टर्पेंटोइड्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज मोनोटर्पेंटोइड्स, एग्जाम्पल कैम्फर, तुलसी, डिल, कोरिएंडर। उसके बाद सेस्क्यू टर्पेंटोइड्स, एग्जाम्पल हो सकता है क्लोव, सैंडलवुड ऑयल। उसके बाद डाइटर टर्पेंटोइड्स, एग्जाम्पल टेक्सस। उसके बाद ट्राई टर्पेंटोइड्स, एग्जाम्पल एम्ब्रिगिस। उसके बाद टेट्रा टर्पेंटोइड्स, एग्जाम्पल हो सकता है एनेटो, क्रोकस। देन उसके बाद पॉली टर्पेंटोइड्स, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रबर। डिफरेंट टेक्निक मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। देखिए बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं किसके लिए? वोलेटाइल ऑयल को हमें आइसोलेट करना। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। जैसे कि अब वोलेटाइल ऑयल है किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी एनिमल सोर्स के अंदर अगर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, और लेकिन उसके अंदर अदर कंपाउंड्स भी तो प्रेजेंट होंगे, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट हो, राइट। तो उसके लिए वोलेटाइल ऑयल को, सिंपल वोलेटाइल ऑयल को हमें आइसोलेट करना है, अलग करना है, तो उसे बोलते हैं आइसोलेशन। किसी भी एक चीज को अगर आप सेपरेट कर रहे हो किसी भी एक फॉर्म का नाम देके, तो उसके लिए फर्स्ट प्रोसेस है हाइड्रोडिस्टिलेशन, राइट। फर्स्ट वन इज हाइड्रोडिस्टिलेशन। अब हाइड्रोडिस्टिलेशन प्रोसेस होती क्या है? मेथड कंप्राइजिंग ऑफ वाटर डिस्टिलेशन, वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम द हर्बल ड्रग। The fresh material is subjected to hydrolyzation in case of the leafy drug. अब मैं आपको बता दूं, वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस से सबसे पहले आइसोलेट किया जाता है किसे? वोलेटाइल ऑयल्स को अलग अलग, किसे? जो लीव्स होती हैं ड्रग्स की उनसे, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल को अलग किया जाता है। तो इसमें अब वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है मैं आपको बता दूं। डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जैसे कि वाटर डिस्टिलेशन में एक आपने बोलते हैं एक पूरा सिस्टम होता है। वाटर डिस्टिलेशन के द्वारा क्या किया जाता है? स्टीम जनरेट की जाती है, राइट। तो इसमें हीट के द्वारा, मतलब दो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका जो बोल सकते हैं टेम्परेचर है, या फिर जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट है, या फिर जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम हो,
राइट ऐसे दो हमने सब्सटेंसेस लिए, जैसे एक्सट्रैक्शन करना है वोलेटाइल ऑयल का। अब उस कंपाउंड के अंदर ये जो लीफी ड्रग हमने ली है, इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल का जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है या जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, उतना ही उस लीफी ड्रग के अंदर और भी बहुत सारे कंपाउंड होंगे जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वोलेटाइल ऑयल के जितना ही हो। ठीक है, एज कंपेयर टू लगभग लगभग सेम हो दोनों का। राइट तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होती है। तो इसमें क्या किया है, नीचे से हीट जनरेट की जाती है। हीट जनरेट करने के बाद इसमें जो दो लिक्विड, सबसे पहले क्या होगा, जो लीफी ड्रग ली है वो क्या होगी, पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। होने के बाद उसमें जो लिक्विड्स हैं उसमें हमें वोलेटाइल ऑयल को कंटेन करना है, तो हमें वोलेटाइल ऑयल का जितना क्या है, जितना भी बॉइलिंग पॉइंट है या फिर जितना भी मेल्टिंग पॉइंट है उसके हिसाब से हमें हीट जनरेट करनी पड़ेगी। हीट जनरेट करेंगे हम उसी के हिसाब से। तो जब जैसे कि वोलेटाइल ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मान के चलिए अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस है, राइट 100 डिग्री सेल्सियस पे वोलेटाइल ऑयल इवेपोरेट होता है। तो अब वोलेटाइल ऑयल इवेपोरेट होता है कितने में, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे तो उस टाइम जो भी भाप बन के निकलेगा वो क्या होगा, वोलेटाइल ऑयल होगा। अब उसके जैसा अगर किसी का 102 है, 103 है, तो जस्ट वो भी थोड़े से ही हीट जैसे जनरेट होगी तो वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। राइट तो इस तरीके से हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से वोलेटाइल ऑयल को अलग कर लेते। राइट उसके बाद एन्फ्लोरेज, दिस मेथड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डेलिकेट परफ्यूम्स। अब जो ये प्रोसेस होती है ये यूज होती है डेलिकेट परफ्यूम्स को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। राइट अब डेलिकेट परफ्यूम्स क्या होते हैं, व्हाट द मीनिंग ऑफ डेलिकेट परफ्यूम, मतलब जो बहुत ज्यादा नाजुक प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें अलग करने के लिए एन्फ्लुएंज प्रोसेस यूज होती है। द फ्रेश फ्लावर पेटल्स आर मैकेनिकली सेपरेटेड ऑन लेयर ऑफ फैटी मटेरियल allowed to imbibe and exhausted petals are replaced by fresh material. The process is continued till fatty layer is saturated with volatile principles which are then extracted with lipid solvent. अब मैं आपको बता दूं एन्फ्लोरेंस में क्या होता है। डेलिकेट परफ्यूम्स मीन्स जो नाजुक बोल सकते हैं सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग किए जाते हैं, एन्फ्लोरेंस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जैसे कि फ्रेश फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहती हैं, तो इन्हें मैकेनिकली प्रोसेस से मीन्स मशीनरी से इन्हें सेपरेट किया जाता है। जैसे कि इनके अंदर जो फैटी मटेरियल है उसे अलग किया जाएगा, जो अंदर फ्रेश मटेरियल है उसे अलग किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, पेटल से जो हमें ऑर्डर फ्लेवर लेना है वो हम अलग करेंगे। ठीक है, और किसके थ्रू करते हैं, फैटी लेयर के थ्रू ही करते हैं। जो फैटी एसिड की जो लेयर बन जाती है उसके ऊपर या तो वो सैचुरेट हो जाएगा या फिर नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिस हिसाब से भी हम कंपाउंड यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं वोलेटाइल प्रिंसिपल्स होते हैं विच आर देन एक्सट्रैक्टेड विद लिपिड सोलवेंट। फिर बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल के प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम क्या करके फॉलो करके लिपिड सोलवेंट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारे डेलिकेट परफ्यूम्स हैं। राइट उसके बाद glycosides. What are glycosides? Glycosides are defined as organic compound from plant or animal source which are on enzymatic or acid hydrolysis give one or more sugar moieties along with non sugar moieties. देखिए ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोसाइड्स को मैं आपको बता देती हूँ। ग्लाइकोसाइड में एक सुगर मोइटी प्रेजेंट होती है, एक नॉन सुगर। सुगर प्लस नॉन सुगर इज इक्वल टू ग्लाइकोसाइड्स। राइट यहाँ पे यदि ग्लाइकोसाइड्स आर डिफाइंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम प्लांट और नेचुरल सोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ग्लाइकोसाइड जो कहां से, प्लांट और एनिमल सोर्स से मिले, विच ऑन एंजाइमेटिक और एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव्स वन और मोर सुगर मोइटी। जो हाइड्रोलाइज होने के बाद एक या एक से ज्यादा सुगर मोइटी दे, किसके साथ मिलके, नॉन सुगर मोइटीज के साथ मिलके क्या बनते हैं, ग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। अब ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम ग्लाइकोसाइड्स को आइसोलेट करते हैं, ग्लाइकोसाइड्स को बाहर करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टार्स-ओटो मेथड। Stas-Otto method. The drug containing glycoside is finally powdered and the powder is extracted by continuous hot percolation using Soxhlet apparatus with alcohol as solvent. देखिए जो ग्लाइकोसाइड है जब वो क्या फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में हो तब उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से,
मतलब पाउडर फॉर्म में बना के उसे क्या करा जाता है, सोक्सलेट एपरेटस में परकोलेशन प्रोसेस के थ्रू से रखा जाता है। अब सोक्सलेट एपरेटस क्या होता है पता है आपको, जिसमें नीचे सॉल्वेंट लगाते हैं और ऊपर से उसमें 2 पाइप यूज होते हैं। एक पाइप आप टैब में लगा देते हैं, दूसरा पाइप आप बाहर छोड़ देते हैं, जिससे कि वो पाइप से पानी रिमूव होता रहे, मींस उसमें जो बोल सकते हैं उसमें फटने का डर ना रहे। वो एपरेटस देखा है, उसी को सॉक्सलेस एपरेटस बोलते हैं, राइट। और पर्कुलेशन मेथड जो होता है ये कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए यूज होता है, राइट। इतने टाइम ड्यूरेशन इसका होता है, 3 दिन भी होता है, 1 हफ्ता भी होता है बहुत सारी ड्रग्स के लिए। ये रखा रहता है, वो जो कंटिन्यू प्रोसेस है वो चलती रहती है, टाइम टाइम पे जाके इसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेरियस एंजाइम प्रेजेंट इन प्लांट पार्ट्स आर ऑल्सो डीएक्टिवेटेड ड्यू टू हीटिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, परकोलेशन जो प्रोसेस होती है कम से कम 24 घंटे की तो होती है, 24 से 48 घंटे, फिर 3 दिन की भी हो सकती है, 4 दिन की भी हो सकती है, 1 हफ्ते तक का टाइम भी हो सकता है इसका। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया हीट जनरेट होती है, क्योंकि ये किस पे, हीटिंग मेंटल पे रख के ये प्रोसेस की जाती है। इसीलिए ऊपर से इसमें एक दो पाइप इसमें यूज होते हैं, सॉक्सलेस एपरेटस में जो 2 पाइप यूज होते हैं, एक तो लगा दिया जाता है किसके अंदर, टैप के अंदर लगा दिया जाता है, टैप को ऑन कर दिया जाता है, और ऊपर से दूसरा खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। वॉटिंग बात में दूसरा खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो पानी रिमूव होता रहे और ऊपर से गैस ना बने, ठीक है, जिससे कि गैस रिमूव आउट होती रहे। तो जो एंजाइम और बहुत सारे अलग अलग पार्ट जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लांट में, किस ग्लाइकोसाइड्स के अलावा, वो सब क्या हीट के कारण डीएक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। द थर्मोलायबल ग्लाइकोसाइड शुड बी एक्सट्रैक्टेड एट टेम्परेचर बिलो 45 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मोलायबल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं मींस जो हीट से क्या रिएक्ट कर लें, जो हीट से डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पूरे क्या हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं। क्योंकि थर्मोलायबल ग्लाइकोसाइड्स वो ग्लाइकोसाइड्स जो हीट के कारण डीएक्टिवेट हो जाए, डिग्रेड हो जाए। द एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विद लेड एसीटेट। उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट आपको मिला 45 डिग्री सेल्सियस तक पूरा एक्सट्रैक्ट मिल गया है ग्लाइकोसाइड का, उसके बाद उस जो एक्सट्रैक्ट मिला उसे लेड एसीटेट के साथ क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा टू प्रेसिपिटेट टैनिन। किसके लिए, टैनिन, टू प्रेसिपिटेट टैनिन एंड दस एलिमिनेट नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्योरिटीज। क्योंकि लेड एसीटेट के साथ उसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है, जिससे कि उसके अंदर जैसे कि टैनिन हो गया या फिर नॉन ग्लाइकोसाइडल जितनी भी इम्प्योरिटीज हो गई वो सब एलिमिनेट हो जाए, बाहर हो जाए। किससे, लेड एसीटेट के कारण जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो या तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगी या फिर वो इम्प्योरिटीज एलिमिनेट हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। द एक्सिस ऑफ लेड एसीटेट इज प्रेसिपिटेटेड एज लेड सल्फाइड बाय पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू सॉल्यूशन। उसके बाद जितनी इम्प्योरिटीज लेड एसीटेट के कारण वहां से रिमूव आउट हुई या फिर प्रेसिपिटेट हो गई वो ठीक है, जो नहीं हुई उसके बाद उसे हाइड्रोजन जो सॉल्यूशन है हमारा उसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ ट्रीट करवाया जाएगा और उसके अंदर से जितना बचा हुआ पूरा नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्योरिटीज थी वो क्या हो जाएंगी, इस बार बाहर हो जाएंगी। द एक्सट्रैक्ट इज लिटरेड कंसंट्रेटेड टू गेट क्रूड ग्लाइकोसाइड। और जो एक्सट्रैक्ट हमारे पास बचा वो क्या बचा, क्रूड ग्लाइकोसाइड बचा, राइट। हमने पूरी तरीके से ड्रग के अंदर से, प्लांट के अंदर से या फिर एनिमल सोर्स के अंदर से ग्लाइकोसाइड को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। From the crude extract, the glycoside are obtained in pure form by making use of process like crystallization, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक एक्सेट्रा। उसके बाद जैसे कि ग्लाइकोसाइड जो ऑब्टेन हुआ है उसे और ज्यादा प्योर फॉर्म में करने के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज हो सकती है, जैसे कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारी मेथड्स यूज हो सकती हैं। अब व्हाट इज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस होती है क्रोमेटोग्राफिक के, बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन क्रोमेटोग्राफी या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो बहुत सारी क्रोमेटोग्राफिक की टेक्निक्स हो सकती हैं, राइट। उसके बाद जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ टैनिन्स। अब बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं जो किसके लिए यूज हो, टैनिन को आइसोलेट करने के लिए यूज हो,
राइट। जैसे कि फर्स्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ टैनिन बोथ हाइड्रोलाइजेबल एंड कंडेंस टैनिन। अब जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन होते हैं और कंडेंस टैनिन होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हाइड्रोलाइजेबल टैनिन बोल सकते हैं, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन का मतलब होता है जो इजीली वीक एसिड और वीक बेस के साथ हाइड्रोलाइज हो जाए, राइट। ऐसे टैनिन के ऐसे टाइप जो कि अगर उनके साथ वीक एसिड को हम रिएक्ट करवाएं तो वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, या फिर वीक बेस के साथ जिन्हें हम रिएक्ट करवाएं वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएं। इस टाइप के टैनिन कहलाते हैं क्या? हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या दें? हमें कार्बोहाइड्रेट और फिनोइलिक एसिड देते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन होते हैं ये कितने गैलिक एसिड से मिलके बने होते हैं? कम से कम 3 से 10 या 12 गैलिक एसिड से मिलके बने होते हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। अब कंडेंस टैनिन क्या होते हैं? कंडेंस टैनिन इस टाइप के टैनिन होते हैं जिनके अंदर सुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता और ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, किसी भी वीक एसिड और वीक बेस के साथ ही रिएक्ट करने के बाद इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। अब दोनों ही जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हैं और कंडेंस टैनिन है वो इजीली सोल्यूबल है किसके अंदर? वाटर के अंदर या फिर अल्कोहल के अंदर, लेकिन इनसोल्यूबल है ऑर्गेनिक सोलवेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सोलवेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सोलवेंट्स होते हैं। इनके अंदर टैनिन डिसॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ वाटर और अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व होते हैं। टैनिन कंपाउंड कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड बाय वाटर और अल्कोहल। जो टैनिन कंपाउंड्स हैं वो इजीली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं वाटर और अल्कोहल के साथ। द जनरल मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन बाय वाटर और अल्कोहल। अब जनरल मेथड मीन्स कौन सा मेथड से वाटर और अल्कोहल से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है टैनिन? The general method of extraction of tannic acid from various galls is either with water saturated ether or with mixture of water, alcohol and ether. In such cases the free acid like gallic acid and alazic acid goes along with ether while true tannin gets extracted in water। देखिए जो टैनिन्स होते हैं अगर उन्हें किसके साथ? वाटर और ईथर के मिक्सचर के साथ ट्रीट करवाया जाए, ठीक है, या और उसके अंदर अल्कोहल भी यूज किया जाए तो नॉर्मली जो बोल सकते हैं टैनिन है वो एक्सट्रैक्ट आउट जो ट्रू टैनिन है वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं, right? If a drug consists of chlorophyll or pigment may be removed by ether after extraction. The aqueous and ethereal layers are separated, concentrated, dried and subjected to further isolation and purification using various special technique of chromatography। देखिए क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे टैनिन्स के जो पार्ट्स हैं जो क्लोरोफिल और पिगमेंट रखते हैं, राइट, अलग अलग पिगमेंट है या फिर उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो किसके कारण रिमूव आउट होते हैं? ईथर के कारण रिमूव आउट होते हैं, राइट। जो मीन्स जो नॉन टैनिन ड्रग्स हैं, जो नॉन टैनिक कंपाउंड्स हैं वो किसके कारण? ईथर को हम इसीलिए यूज कर रहे हैं जिससे कि वो जो एक्स्ट्रा उसमें मटेरियल प्रेजेंट है उसे वो क्या कर सके? रिमूव कर सके। आफ्टर एक्सट्रैक्शन द एक्वस एंड एथरल लेयर आर सेपरेटेड, कंसंट्रेटेड। जब एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा आपका टैनिन, किस तरीके से होगा? जो उसमें 2 लेयर बनी है, एथरल लेयर और सेपरेटेड एक्वस लेयर, दोनों को इजीली सेपरेट कर लिया जाएगा। ड्राइड एंड सब्जेक्टेड टू फर्दर आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन यूजिंग वेरियस सेपरेशनल टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब दोनों को ड्राई कर लिया जाएगा। 2 हमने लेयर निकाली है, एथरल लेयर, दूसरी एक्वस लेयर, दोनों को अलग अलग कर लिया, उसके बाद उन्हें ड्राई कर लिया। फिर प्योरिफिकेशन मेथड कौन सा? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू जो हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है टैनिन का उसे क्या कर लिया जाएगा? प्योरीफाई कर लिया जाएगा और उसे सेपरेट कर लिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी मिले।